हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल फिट होंगे और नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से आपकी हो रही होगी। आपको सपोर्ट करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चालू मैंने कर रखी है, जिसके अंदर आपको सारा मटेरियल, पूरा सिलेबस मैं फिजिक्स का कवर कर रहा हूं। यानी इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी कुछ सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें कवर करूंगा। अगर इसको आप फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके फिजिक्स में 180 में 180 आ जाएंगे। कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा। और ये शॉर्ट एंड डिटेल्ड वीडियो है, तो जितने समय में काफी कंटेंट, मतलब कम समय में काफी कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 12 पर, इलास्टिसिटी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और इसमें टॉपिक नंबर 2 हुक्स लॉ हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हां, अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाए, तो आप झट से सब्सक्राइब कर लीजिए अरविंद एकेडमी नीट चैनल फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इसके पहले के वीडियोस देखने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं लिंक्स को, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीक्वेंस में देखेंगे तो बहुत ही फिजिक्स आसान लगेगी और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है चैप्टर 12 इलास्टिसिटी, नीट के लिए स्पेशली डिजाइंड वीडियो है। 3 पार्ट में चैप्टर मैंने डिवाइड किया। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट नंबर 2 का। हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, ये सारी बातें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि जो आप पढ़ाते हैं सर, उसका पीडीएफ अगर उनको मिल जाए एनोटेशंस के साथ में, लिखावट के साथ में, तो पढ़ाई आसान रहती है। आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात, कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है। यहां पर नीट में काफी सपोर्टिव मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टोर सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए। काफी ऐसे मटेरियल हैं जो नीट में सिलेक्शन के लिए आपको काफी मदद करेंगे और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आज की पढ़ाई, जिसके लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं, शुरू हो जाती है हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ बेटा क्या बोलता है कि स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, हमारा जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्मॉल डिफॉर्मेशंस में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस स्ट्रेन हम पिछले वाले लेक्चर में बहुत ही शांति से समझ चुके हैं। अब यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे ही आप हटा देते हैं, तो आप लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो यहां पर ये जो ई आता है, जिसे हम लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख रहे हैं, इसे ही बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट होता है ई, और इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशंस क्या है, ml-1 t-2। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे। ये कौन सा मटेरियल यूज किया है, इस पे ये डिपेंड करेगी इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड टेम्परेचर, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और मटेरियल पे डिपेंड करने वाली है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप ये मत सोचिएगा कि स्ट्रेस मैंने बढ़ा दिया तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बढ़ गया, ऐसा नहीं समझना है कि ये बढ़ा दिया ये, क्योंकि इसका ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो सेट हो जाता है किसी मटेरियल के लिए। ऐसा नहीं सोचना है कि स्ट्रेस को बढ़ा दिया तो ई बढ़ जाएगा। कई बच्चे ऐसी फीलिंग ले लेते हैं जिससे चीजें गलत हो जाती हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, इसको हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, लेंथ की। दूसरा हमारा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वॉल्यूम की। तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप। तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो शुरू करते हैं यंग्स मॉडुलस से बेटा।
तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, जब सपोज करिए एक वायर है, यहां कोई वेट लटका दिया या आप खींच रहे हैं, इस वेट की वजह से इलोंगेट कर जाता है ये डेल्टा एल। अगर ये शुरुआती इसकी लेंथ एल है, ये डेल्टा एल हो जाती है। तो यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कही जाती है। यहां पर जो आपको स्ट्रेस मिलेगा, जिसे आप यहां शब्द लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें अगर हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा, F अपॉन ए। ये हम पिछले लेक्चर में भी अच्छे से समझ चुके थे। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इस केस में, उसमें आप जानते हैं y की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस F बाई ए, दिस इज डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है जो हमारे लिए काफी काम का है और बहुत जगह पूछा जाता है। तो ये व्हाट इज दिस मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको पकड़ के रखिए, नेक्स्ट स्लाइड में यही डिस्कशन किया गया है, ये आप यहां पर देख सकते हैं और इस फॉर्मूले को जरूर से याद कर लें। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा हम लोग, और यहां ये देखने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मूला देखिए निकाल दिया था, इसको हमें पकड़ के रखना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां पर अगर ये जो फोर्स है वो mg हो जाए, जैसे यहां पर दिखाया गया है, और ये जो एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू F की और A की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F की जगह mg रख देंगे बेटा, और इस A की जगह पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें स्पीड भी चाहिए, सही सवाल भी निकालना है और जल्दी निकालना है, इसलिए फॉर्मूला ऑन टिप्स होने जरूरी है, जिससे समय बिल्कुल भी इस वजह से ना वेस्ट हो। आगे चलते हैं। ये जो यंग्स मॉडुलस होता है ये केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है। यहां से देखिए आपका नीट का क्वेश्चन निकल सकता है। तो यंग्स मॉडुलस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स एंड नॉट फॉर लिक्विड एंड गैसेस। वो ही लिख सकता है कि यंग्स मॉडुलस डिफाइंड फॉर, और 3-4 ऑप्शन, ओनली सॉलिड, सॉलिड एंड गैसेस, ओनली गैसेस, नन ऑफ द अबव, फलाना धमाका। तो आप यहां से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब होते हैं तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि टाइम नहीं खाते हैं। आपको आता है तो फट से कर देंगे, नहीं आता तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। तो यंग्स मॉडुलस केवल सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, गैसेस के लिए या लिक्विड्स के लिए ये डिफाइन नहीं होता है। और अगर y की वैल्यू लार्जर है तो इसका मतलब है ज्यादा इलास्टिसिटी है, जैसे स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है देन रबर। आप ऐसा समझ लें फील लेने के लिए कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब है वो ज्यादा रिजिड होता जा रहा है। तो जो डॉक्टर लोग भी होते हैं, बाकी तो इंजीनियर्स भी इसका यूज करते हैं। डॉक्टरों में जैसे बॉडी में कोई इंप्लांट लगाना है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और रॉड डालनी है पैर में, दिक्कत हो गई किसी को, तो वो जो लोग बनाते हैं रॉड, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मतलब जो बना के कंपनी दे रही है, वो इस चीज का ध्यान रखती है कि जो मटेरियल हम लगा रहे हैं उसका वाई ज्यादा हो, क्योंकि वाई कम होगा आदमी चलेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कहीं वो बेंड ना कर जाए, तो इसके लिए वाई ज्यादा होना चाहिए। या ब्रिजेस बनते हैं, उनके पिलर्स होते हैं, तो वहां पर जो मेटल यूज होता है वो मेटल का वाई ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि बॉडी लपके ना बहुत ज्यादा, ब्रिज ना टूटने का खतरा बन जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे। और जहां वाई कम होता है वो मटेरियल कैसे हो जाते हैं, वो मटेरियल देखिए डक्टाइल हो जाते हैं। मटेरियल डक्टाइल होने का मतलब अगर लेस वाई है, यहां से भी देखिए क्वेश्चन बनता है नीट का, अगर कोई किसी मटेरियल का वाई कम है तो डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल होने का मतलब क्या है, उनको आसानी से वायर्स में आप बना सकते हैं, वायर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वाई कम होने से फायदा क्या है, वायर बना लो लंबा, और अगर वाई ज्यादा है तो आपका काफी इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा होगा, यानी वो रिजिड होगा काफी। और जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती हैं वो उसके लिए वाई इनफाइनाइट होता है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए वाई इज इनफाइनाइट। और यहां देखे थे आप, जहां वाई कम की बात कर रहे थे, कि इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस इन फ्रेमिंग इनटू वायर, मतलब वाई अगर कम है तो उसको आप फैलाने में आपको
कम रेजिस्टेंस फील होगा, वायर बनता चला जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं, जो ध्यान रखेंगे। अब फोर्स कांस्टेंट की बात कर लेते हैं कि वायर की फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर क्या होता है। तो एक यूनिट एलोंगेशन करने के लिए एक वायर ले लीजिए, उसमें एक यूनिट इलोंगेशन यानी खींचने के लिए एक यूनिट, जितना फोर्स आप लगाते हैं उसी को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इसी को देखिए लिखा K इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल को अगर 1 कर देंगे आप तो K बराबर F आ जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है कि एक वायर को यूनिट एलोंगेशन करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ती है उसे हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर कहते हैं। और आप स्प्रिंग कांस्टेंट को तो पहले देख ही चुके हैं, उसी तरीके से सारे फॉर्मूलेस में वैलिड होते हैं, अभी हम लोग देख लेंगे। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एलोंगेशन इन ए वायर इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, बेटा यहां से दिख रहा है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल k या k। अब k को F अपॉन डेल्टा एल लिखा, तो जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था हमारा, उसी यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से F अपॉन डेल्टा एल निकाल लिया, है ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप देखे थे अभी, क्या था, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहां से अगर आप एफ इंटू डेल्टा एल निकालने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, वाई ए अपॉन एल। इस बात को यहां पर चिपका दिया गया, मतलब एफ अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू वाई ए अपॉन एल हो गई। और ये क्या है, ये उस मटेरियल का फोर्स कांस्टेंट है उस वायर में जो इस्तेमाल हुई है। बहुत अच्छी बात है। और आप स्प्रिंग कांस्टेंट के रूप में देखिए, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरीके से लिखते थे, एफ इक्वल टू के एक्स या के इंटू डेल्टा एक्स। और इसी को इसी से कंपेयर कर लीजिए। अभी अगली बात लिखते हैं, अगर वायर के लिए लिख रहे हैं तो वायर के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने निकाला उधर से रेशियो से, तो इसको लिख सकते हैं एफ इजिकल टू वाई ए एल अपॉन डेल्टा एल। ये क्या है, वायर के लिए। अब स्प्रिंग से और वायर का हमने कंपैरिजन कर दिया। स्प्रिंग के लिए हमने के एक्स लिख रखा था या के इंटू डेल्टा एक्स, तो यहां पर ये डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एल है, तो के की जगह इतनी वैल्यू हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर। बढ़िया, इसको याद रखेंगे हम लोग, के बराबर वाई ए अपॉन एल। A wire is just like a spring of force constant YA upon L. इसको पकड़ के रखिए, नोट कर लीजिए, नोट जरूर बनाइएगा। So all the formula which we use in the case of spring, we can easily use in the case of wires also. चलिए, तो ये सारे ध्यान रखिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर इनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं तो मैं इसके नोट्स जो मैं लिखता हूं वो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे डालता ही हूं। उससे भी रेफरेंस लेके अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आपको ना आए ऐसा हो नहीं सकता, सब आना यहीं से है, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आप मजा ले सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट करके। तो चलिए न्यूमेरिकल कुछ 2 3 4 लगाते हैं, थोड़ा अंदाजा होगा, फिर आगे चलेंगे। तो यहां देखते हैं, if a wire of length 4 meter and cross section area of 2 meter square is stretched by a force of 3 kN, k का मतलब 1000, then determine the change in length, डेल्टा एल निकालने की बात कर रहा है। देखिए ये क्या है, डेल्टा एल। ड्यू टू दिस फोर्स गिवन यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज, जिसमें ये वाई की वैल्यू हमको दे रखी है। तो आप इसको y का हिसाब किताब बनावें तो ये यंग्स मॉडुलस की कहानी थी, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए फोर्स था 3 इंटू 10 की पावर 3, एल कितना था 4 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 2, यंग्स मॉडुलस है 110 इंटू 10 की पावर 9, और इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए तो 0.0545 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, और ये आपका आंसर आ चुका है। इसको अगर मिलीमीटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 54.5 इंटू 10 की पावर -6, ये रहा मिलीमीटर, और ये आपका आंसर आ गया बेटा।
स्टेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आप इसको नोट करिए, मैं हट जाता हूं, फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे क्लैरिटी अपनी बढ़ती चली जाए। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। आइए दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। इस न्यूमेरिकल पे आ गए। ए केबल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ द सेम लेंथ, देखिए लेंथ सेम है, एंड मटेरियल, और मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है, बट ट्वाइस द डायमीटर, डायमीटर में भाई फर्क है। हाउ विल दिस अफेक्ट द इलोंगेशन, यानी जो डेल्टा एल निकालेंगे उस पर क्या फर्क डालेगा अंडर ए गिवन लोड। एक लोड भी, गिवन लोड भी फिक्स है। उसके बाद एक तो क्वेश्चन ये हो गया, देखिए ध्यान से। दूसरा ये पूछ रहा है हाउ डज दिस अफेक्ट द मैक्सिमम लोड इट कैन सपोर्ट विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट। तो देखिए पहले वाले के लिए कि इलोंगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। हम यंग्स मॉडुलस जो था, एक लोड मान लो mg है, फोर्स होता है ना, तो mg इज द लोड, लेंथ उसकी l थी, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये रहा डेल्टा एल। ये फॉर्मूला यंग मॉडुलस का हो गया। अब यहां पर देखिए mg l लिखा, डायमीटर आपने पहले से आधा कर दिया है, और इसकी वजह से 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। यहां पे आप ये देख पाए हैं। तो यहां पे आपको क्या चीज, अगर डेल्टा एल की बात करें, देखिए डेल्टा एल इधर ले लो, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू वाई। यहां से क्या दिख रहा है, यहां से हमको दिख रहा है कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम लोड के लिए जो डायमीटर में आप चेंज करेंगे, लेंथ उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां डायमीटर क्या किया है, ट्वाइस कर दिया है। तो इफ द डायमीटर इज डबल्ड, इफ दी, आप देख पा रहे होंगे, इफ द डायमीटर इज डबल्ड, elongation will become 1/4। 1/4 भाई, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, तो इलोंगेशन कितना हो गया, 1/4, 1/4। तो पहला आंसर तो ये आ गया कि भाई इलोंगेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोड का हालचाल क्या होगा, इसकी बात करने की कोशिश चल रही है। देखिए मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो ये है मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको आप सिग्मा से नॉर्मली दिखाते हैं तो सिग्मा एम लिख सकते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड अपॉन जी, ये एफ हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये आप जानते हैं ना स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस। तो ये रहा फोर्स mg, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन 4। तो इससे क्या हमें दिखाई पड़ा, हमें इससे दिखाई पड़ा कि mm इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। देख पा रहे हैं यहां से, आप यहां से समझ पाए होंगे ऐसा, क्योंकि स्ट्रेस जो है, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा वो इस हिसाब से mm की वैल्यू डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर मैं इसको आपके लिए सीधी भाषा में इस्तेमाल करूं तो आप लिख सकते हैं mm इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और जी रहा नीचे। तो यहां पर अगर आप देखें तो अब आप आसानी से देख पाएंगे कि mm की वैल्यू प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, बाकी वैल्यूज कांस्टेंट है। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो किसी मटेरियल का फिक्स होता है। डायमीटर आपने जो किया था यहां घटा दिया 1/4, तब भी आपको क्या दिख रहा है, ये डायमीटर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायमीटर डबल कर दिया है, इफ डायमीटर डबल किया है, हाफ किया है, डायमीटर को हाफ किया है, खैर इस केस हाउ दिस अफेक्ट द मैक्सिमम लोड इट कैन सपोर्ट विदाउट एक्सीडिंग द लिमिट। तो अगर हम यहां देखें कि डायमीटर को हम डबल कर दें, इफ डायमीटर इज डबल्ड,
अगर हम डबल करते हैं तो स्मॉल एम क्या होगा, देन वायर ये 4 हो जाएगा। अब उसका जो मास बेयरिंग कैपेसिटी है 4 टाइम्स बढ़ गया। द वायर कैन सपोर्ट 4 टाइम्स द ओरिजिनल लोड। अब मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि अगर उसका हम डायमीटर बढ़ा देंगे तो ज्यादा लोड उस पर डाल सकते हैं। कितना? अगर हम डायमीटर कर रहे हैं डबल तो हम 4 गुना मास बढ़ा सकते हैं। जी तो कांस्टेंट होता है, एमजी सेम आ जाएगा। तो डायमीटर या रेडियस बढ़ाने से उस पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। किसकी? वायर की। तो ये यहां से समझ में आ रहा, वो यही पूछ रहा था कि डायमीटर से कैसे लिंक्ड है लोड बेयरिंग कैपेसिटी। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं जिससे आप नोट कर लें और अगला न्यूमेरिकल लेने का प्रयास करता हूं। तो ये देखिए यहां पर, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग करेंगे। तो ये आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आइए अगले न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं यहां पर। तो ये देखिए लिखा है, ए रॉड एडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी डी ज्वाइंट टुगेदर इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट ए। तो यहां पर इसका मैं फोटो बना लेता हूं, यहीं बनाता हूं ऐसे, और ये फिक्स सपोर्ट कर दिया है ऐसे समझ लीजिए। ये ए पॉइंट हो गया, एक ऐसे खींच लेते हैं पहले और थोड़ा सा, और ये लोड दे दिया है। यहां देखिए ए पॉइंट था, यहां कहीं बी पॉइंट ले लेते हैं, यहां कहीं सी पॉइंट ले लेते हैं, और दिस इज डी कह देते हैं। तो उन्होंने ए बी बी सी सी डी, ये रहा पार्ट देखिए, ए बी का, ये बी सी का और सी डी का, 3 तरह का वायर हो गया है और ए से लटका हुआ है। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 0.2 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है इतनी, यह है 0.2 मीटर, अगले वाले की है 0.3 मीटर, इस वाले की है 0.3 मीटर बेटा, और इसके जो सी से लेकर थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारी है 0.15 मीटर। ये इनकी लेंथ है जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्म, ए सेम है, ए सबके लिए सेम है। दिस इज 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ए वेट ऑफ 10 kg इज हंग फ्रॉम डी, यहां 10 kg का वेट है, मतलब फोर्स की बात करें तो वेट कितना हो जाएगा, 10 × 10 यानी 100 न्यूटन कह देते हैं। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट बी सी डी। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए यहां पर गलती कई बच्चे करेंगे कि जो ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट है, अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस कर गया है। चलिए निकालते हैं और आप केयरफुली इसको देखिएगा। तो और ये देखिए वाई सबका अलग अलग दे रखा है, तो इस वाई को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे। तो पहले देखते हैं इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। इंक्रीज इन लेंथ जिसे आप डेल्टा एल लिखते हैं, तो डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया, एफ एल अपॉन ए वाई। जो चीजें सेम है तीनों के लिए वो पुट कर देते हैं। तो एफ मतलब एम जी सबके लिए सेम था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो एम जी की वैल्यू कितनी हो गई, 100। एल सबका अलग अलग है इसलिए छोड़ दिया। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -4 है, और y सबका अलग अलग है इसलिए जो जिसका लगेगा लगेगा, ये ऊपर चला गया, 10 की पावर 6 L अपॉन y आ गया। अब देखिए आगे की बातचीत करते हैं। अलग अलग यानी ए बी वाले वायर के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं डेल्टा एल ए बी कितना आ जाएगा। इलोंगेशन इज ए बी, इसमें कितना इलोंगेशन होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए इसका इस्तेमाल करिए, 10 की पावर 6, L कितना था 0.2 मीटर, और Y इसका कितना है, Y ए बी है 3.5 × 10 की पावर 10। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.7 × 10 की पावर -6 मीटर।
इसी तरीके से एल बी के बाद बी सी ले लेंगे आप, तो डेल्टा एल बी सी ले लिया आपने। अगेन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, 10⁶, लेंथ कितना है इसका 0.3 मीटर, इसका यंग मॉडुलस क्या है 5 इंटू 10⁻10। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू होगी 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब तीसरे वाले की बारी आती है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, और यहां आ गया डेल्टा एल, बीसी के बाद सीडी बचा, तो सीडी का मतलब हो गया 10⁶ सब में फिक्स था। इसकी लेंथ कितनी थी बेटा 0.15, और यंग्स मॉडुलस इसका क्या है विच इज 2 इंटू 10⁻10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये देखिए इलोंगेशन आपने निकाल लिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या देखना है, आप जब आंसर करेंगे कि ये पॉइंट बी कितना खिसका है, तो बी के लिए तो सेम रहेगा क्योंकि ये टॉप पे लगा है, जितना खिंचा है उतना आगे खिसका है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, जिसे मैं लिख दूं, या मैं डेल्टा एल ए बी लिख देता हूं, इससे आप यही ना समझ कर, इसके लिए तो सेम आएगा, मैं लिखना पड़ेगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और ये वैल्यू सेम हो जाएगी इसमें डेल्टा ए बी के, और ये वैल्यू कितनी थी 5.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कलर को फिर से बदलते हैं, ये पहला आंसर आया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, इसकी ये सी कितना जाएगा, जितना बी खिसका है वो प्लस जितना सी खिसका है, दोनों लोग। इस पे ध्यान देने की, यहां गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं आपके। डेल्टा एल बी सी, ध्यान से देखे होंगे आप, ये जितना खिसका है वो भी तो ऑलरेडी सी खिसका, और सी खुद भी स्ट्रेच हुआ है, तो दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे यहां पर। यानी दोनों का जब वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 5.7 प्लस 6 11.7 आ जाएगा। 11.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और तीसरे वाला आंसर पकड़ते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का जो स्ट्रेच है प्लस खुद का स्ट्रेच, यानी डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी, इन तीनों को आप जोड़ देंगे, इसको इसको इसको, यानी 11.7 में 7.5 जोड़ दीजिए आप, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 26.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये आपका पूरा आंसर आया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो एक कैलकुलेशन थोड़ा रहता ही है, और आपको ये गलती नहीं करनी है। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। मैं हटता हूं, एक और इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे जो एकदम नीट में सब सवाल आते दिखेंगे, और ध्यान रखिए ये सवाल जब आएंगे और आप कर लेंगे तो आपकी रैंक में 4 चांद लग जाएंगे। एकदम बढ़िया। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे की बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके या कैसे भी नोट कर पाने में सक्षम रहे होंगे। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, पूरी चीज अभी आई नहीं है, तो यहां तक मैं इसको ले आता हूं। अभी आपको पूरा दिख रहा है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, इधर आते हैं और यहां इस न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करते हैं। देखिए बोला है ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ द वायर। ये वायर है, एक एंड पे ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसको बांध दिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का वो 4 मिलीमीटर स्क्वायर है। एंड इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्किल, ये मतलब ऐसे बांधा है और ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब समझ गए होंगे ना, ये ऐसे वायर है, ऐसे टुई, ये वर्टिकल सर्किल ऐसा ही होता है, ये आप जैसे समझ पा रहे होंगे। तो ये रेडियस इसकी 30 सेंटीमीटर है। ये जो आर है कह लीजिए, ये इन्होंने बोला है 30 सेंटीमीटर, कितना दिख रहा होगा मुझे नहीं पता है, व्हाइट के ऊपर ये रंग कम दिखता है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द सर्किल इज 3 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो स्पीड ऑफ ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड है बॉटम पर। फाइंड
द इलोंगेशन ऑफ द वायर, वायर कितना खिंचा है, व्हेन द ब्लॉक इज एट द बॉटम ऑफ द सर्किल। भाई ये मान लीजिए इधर से आ रहा था या इधर से आ रहा था, इस समय कितना ये वायर खिंच गया है, इसका हालचाल लेना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर दे रखा है और जी हमको पता है। तो देखिए जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी उस समय मोशन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि हमें ये टेंशन निकालना पड़ेगा, तभी तो यूज कर पाएंगे यंग मॉडुलस में जो एफ होता है उसकी वैल्यू। तो हम इक्वेशन बनाएं अगर, तो इक्वेशन हो जाएगी इस समय जब ये बॉटम है, इक्वेशन एट दी बॉटम, टेंशन देखिए ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो T माइनस mg, और यही आपको सेंटीपीटल फोर्स ऑफर कर रहा है mv स्क्वायर बाई आर। तो T माइनस mg और ये बराबर हो गया mv स्क्वायर बाई आर, जिसकी बदौलत ये वर्टिकल सर्किल में मोशन कर पाएगा। अब यहां से टेंशन निकालने की बात करते हैं, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। mg की बात करते हैं, मास कितना था, 10 न्यूटन का मास था, तो 10 इंटू 10 विच इज 100, g से मल्टीप्लाई कर दिया है। रही मास की बात तो 10 है, स्पीड 3 थी इसकी, और रेडियस 8 थी, जहां तक कहां लिखा हुआ है, कहीं पढ़ा था एरिया, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इतना इतना, फाइंड द इलोंगेशन, कहां चला गया भाई, आर कहीं पढ़ा तो था, ये आर लिखा हुआ 30 सेंटीमीटर, इसी में ये है रेडियस 30 सेंटीमीटर लिखा है, तो 30 का मतलब 0.3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 400 न्यूटन, ये आपका टेंशन हो गया। अब हम लगा देंगे क्या, यंग्स मॉडुलस वाली कहानी। तो यंग्स मॉडुलस आप क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ आर, आर का मतलब लेंथ जो होता है, a इंटू डेल्टा एल, मैं यहां पर एल ही लिख देता हूं पहले, फिर अगले कदम पे आर लिखता हूं, जैसे आपको कोई तकलीफ ना महसूस हो। हमको निकालना है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया, एफ की जगह टी रखा, आर रखा और नीचे a इंटू वाई रखा। टेंशन निकाला है 400 न्यूटन, रेडियस था 0.3, एरिया था 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -6, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 की पावर 11, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये आपका आंसर आ गया बेटा। इस तरह से देखिए आप आराम से कर पाएंगे, डरने की कोई आवश्यकता इससे नहीं है। हटता हूं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और मजेदार सवाल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट सुपर कॉन्सेप्ट में चेंज हो जाए। अब तक नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अगला सवाल लेते हैं, और लिखा है 2 किलोग्राम मास इज सस्पेंडेड बाय ए रबर कॉर्ड 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर। इट इज मेड ऑफ टू डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। अब ये कैसी कहानी है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम घाम रहा है, तो एंड क्रॉस सेक्शन ये 0.5 मीटर है जहां तक, तो हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 50, रेडियस तो 50 सेंटीमीटर दी, खैर 50 सेंटीमीटर के रेडियस में 4 टाइम से सेकंड ये चक्कर मार रहा है। क्या है आपको बताता हूं, कुछ ऐसा फिगर है, और ये बेसिकली इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्किल बन रहा होगा, ऐसे, और इस जहां पे ये बंधा है ये ओ ले लीजिए, और इसके सेंटर से क्या, इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, और यहां पर जब बॉडी पहुंची है तो यहां वायर में कुछ टेंशन होगा जिसे हम टी कह देते हैं, अभी निकालेंगे टी। यहां पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्ड निकालना है, अभी निकालते हैं। ये रहा mg नीचे की तरफ, इसके टेंशन के 2 कंपोनेंट ले लीजिए, इस डायरेक्शन में हो गया t cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, और एक हॉरिजॉन्टली हो जाएगा t sin थीटा।
इसका कंपोनेंट। और यहां पे बात करें इस इनर्शियल फ्रेम में, तो एक इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r। आप ये समझ लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसी पे बैठ जाएं तो, और या बाहर से समझ सकते हैं कि ये आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों बात एक है, किस इनर्शियल फ्रेम से आप देख रहे हैं। कहीं आपको इनर्शियल फ्रेम को लेकर दिक्कत हो, न्यूटन्स लॉ में शानदार वीडियो बनाए हैं, केवल 5 वीडियो में पूरा चैप्टर एकदम 100% फिनिश है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखिए, फंडा क्लियर कर लीजिए। सवाल आपको हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ऐसा हो जाएगा। खैर, टी कॉस थीटा की बराबर बात करते हैं। ये किसके बराबर हो गया बेटा? ये mg को बैलेंस कर रहा है। एंड टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करा रहा है? आप देख पाए होंगे mv²/r, और इसको आप mv²/r को m⍵² भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां ओमेगा की वैल्यू दे रखी थी आपको। देखिए ओमेगा क्या दिया हुआ था, ओमेगा होता है 2πf। अब आपने 2π लिखा और 4 चक्कर की बात थी तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई थी 8π रेडियन पर सेकेंड। तो ये आप ओमेगा में इसको लिख सकते हैं, वरना बाकी बातें निकालनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। अब यहां पर टेंशन इन द कॉर्ड क्या होगा? टेंशन इन द कॉर्ड। तो टेंशन निकालने के लिए आप इन वैल्यूज को जोड़ दीजिए आपस में, या हाँ जोड़ ही दीजिए, थीटा हमको पता नहीं, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? टी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का स्क्वायर। हम जानते ही इसी को कंपोनेंट का ये है। अब टी कॉस थीटा साइन थीटा पता है तो वो वैल्यू रख देते हैं। यहां पर देखें टी साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है m⍵², तो ये वैल्यू हो गई, यहां पर देखिए mv²/r में n⍵² इंटू r आ जाएगा बेटा। इस r को इसकी भूल गए तो इसको आप यहां पे लगा लीजिए, इसको हटाते हैं और यहां पर इसको आप r लिख लें। और अब हम लेके आगे चलते हैं, क्योंकि यहां पर v = r ओमेगा होता है, तो r² आएगा, एक r से r कटेगा, एक बचा रह जाएगा। तो यहां पर t साइन थीटा की वैल्यू हो गई m⍵² का स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा जो कि है mg, तो इस mg का स्क्वायर। देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए और चीजें निकाल लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू हो गई, मास था 2 किलोग्राम, ओमेगा था हमारा 8π, तो 8π का स्क्वायर, ये देखिए 8π का स्क्वायर इंटू r है 0.5, इसका भी स्क्वायर टोटल का। ये रेडियस है ना, तो रेडियस का आपने बता रखा है कि रेडियस 50 सेंटीमीटर है। देखिए हॉरिजॉन्टल सर्किल की ये जो रेडियस है, दिस इज 50 सेंटीमीटर। इस तरह से कहानी चल रही है। और प्लस mg, तो m कितना था 2 और g हो गया 10। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके, ये 631 न्यूटन आ जाएगा। ये टेंशन निकला इस स्ट्रिंग में। आपको चाहिए क्या? एक्सटेंशन डेल्टा एल। अब आगे चलते हैं और आगे वैल्यू लिखते हैं एक्सटेंशन इन द कॉर्ड, मतलब डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो गई? TL/A इंटू वाई, फोर्स वही, फोर्स L अपॉन AY। तो 631 लिखा यहां, 2 हो गया लेंथ, एरिया कितना था 0.5 इंटू 10 की पावर -4, और y की वैल्यू क्या रही? यंग्स मॉडुलस जो कि दिया था 7 इंटू 10 की पावर 8। अभी दिखा देता हूं, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 360 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, मतलब 3.60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहां से। और मैं थोड़ा सा और नीचे लाता हूं, ये देखिए यहां पर हम लोग पहुंच गए। ये सेंटीमीटर सेक्शन जो है स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपको इस तरह से काम बन जाएगा।
तो एक अच्छे सवाल हैं जो आने पर अगर किए रहेंगे तो आपको आसान लगेंगे, वरना पढ़ लिख रहे हैं तो कर तो जरूर लेंगे। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, जैसे इसको आप नोट कर सकें पूरी बात। अपने नोट्स जो भी बनाएंगे उसका तो कोई मुकाबला कभी रहता नहीं है। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले अगले टॉपिक पर। तो ये रहा अगला टॉपिक बेटा, यहां पर बातों को पकड़ते हैं। अब देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात आती है। यंग्स मॉडुलस कंप्लीट कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, उस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए। बल्क मॉडुलस का मतलब क्या है कि अगर सब पर चारों तरफ से सेम नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो बाद में प्रेशर समझेंगे, तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम हो जाता है कम, और उसी जो फोर्स लग रहा होता पर यूनिट एरिया, सेम नॉर्मल फोर्स थ्रू आउट द वॉल्यूम, उसको बोलते हैं आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और जो डिफॉर्मेशन हो जाता है वॉल्यूम में, भाई मान लीजिए वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेल्टा वी अपॉन वी उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को ही हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस। तो इसकी बात अगली देखिए, यहां दिखाते हैं। ये देखिए स्ट्रेन रहा और एक निगेटिव साइन। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये डेल्टा वी घट रहा है, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। देयर नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन नॉर्मल फोर्स इज अप्लाइड। इसलिए ये माइनस फिगर आ गई है कि फोर्स लगाने पर माइनस यानी डेल्टा वी कम हो रहा है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है। कुछ फॉर्मूले में और एक्सटेंशन लेते हैं फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। हमें मालूम है कि स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया। बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू एफ अपॉन ए, स्ट्रेन वैल्यू हो गई माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, और यहां पर एफ अपॉन ए को हम प्रेशर लिख देते हैं क्योंकि चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है विच इज सेम एज प्रेशर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि बल्क मॉडुलस का B इज इक्वल टू माइनस पी। पी क्या है? प्रेशर, और डेल्टा V अपॉन वी नीचे एक्सप्रेशन मिलेगा जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम जो ओरिजिनल था पहले। तो यहां पर देखिए निगेटिव साइन अगेन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन इंप्लाइज दैट व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम घट जाएगा, और वाइस वर्सा प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा मान सकते हैं। तो अब एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस हैं ml-1 t-2। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे कि डेंसिटी में रिलेशन क्या है। द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, ये रो है, और ये प्रेशर पी है, तो डेंसिटी और डेल्टा पी में एंड बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन है, इस पे सवाल आ जाता है। रो डैश, ये डेंसिटी है, रो डैश इज इक्वल टू रो जो ओरिजिनल डेंसिटी थी, ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी। यहां पर ये प्रेशर है, मैं यहां पर इसको लिख दूं चेंज इन प्रेशर, मैं प्रेशर लिख रहा हूं, आप समझ पाएंगे कि प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में है, ये डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस फॉर्मूले पे सीधे फॉर्मूला बेस सवाल आ जाते हैं कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी में क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए 1 प्लस हो रहा है, डेंसिटी बढ़ गई, पहले रो थी अब रो डैश है जो पहले से ज्यादा है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। खैर इसके बाद कुछ एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे इन केस ऑफ आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के बराबर होती है, तो Bt इज इक्वल टू P, दिस इज प्रेशर। एडियाबैटिक के लिए इसे पॉइंट नोट रखिएगा आप। द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस Bs की वैल्यू क्या होती है? तो इस Bs की वैल्यू होती है गामा इंटू P, तो गामा इंटू पी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और रिजिड बॉडी के लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? B इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर रहे हैं और स्ट्रेन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आप लिखते हैं ना, समझ में आपको आया होगा, B की वैल्यू लिखी थी माइनस पी अपॉन डेल्टा V अपॉन V। परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वो अपनी जगह से हिलने नहीं वाली, तो डेल्टा V टेंडिंग टू 0, तो B टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो परफेक्टली
रिजिड बॉडी के लिए हमारी बी की वैल्यू इंफिनिटी होगी। ये भी सवाल आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल पर नीट में टपकाने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये बातें छोटी छोटी पकड़ के रखिए, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, फिर हम लोग ढूंढते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गया। खैर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल को लेते हैं। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लिया है, उसमें प्रेशर कितना चेंज करें कि उसको कंप्रेस कर दें 0.10%। बल्क मॉडुलस हमको दे रखा है, तो देखिए यहां पर डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू हमको दे रखी 0.10%। अब इसकी वैल्यू, ये तो परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए माइनस साइन आता क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, तो 0.10 अपॉन 100 ये वैल्यू आ गई। अब इसी का मतलब क्या है, -1 इंटू 10 की पावर -3, ये डेल्टा V अपॉन V है। आप जानते हैं कि बल्क मॉडुलस की कहानी हुआ करती थी -P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो यहां से अगर हम लोग प्रेशर निकालें तो B माइनस डेल्टा V अपॉन V लिख सकते हैं। B को लिख दीजिए 2.2 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल जो दिया है, और दूसरी वैल्यू दे रखी है डेल्टा V अपॉन V माइनस करके, तो ये वैल्यू हो गई 1 इंटू 10 की पावर -3। इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल आपका आंसर आ गया। यानी इतना प्रेशर आप लगा देंगे तो वॉल्यूम में इतने परसेंट का 1 लीटर ऑफ वाटर में चेंज मिल जाएगा। और ये तो क्योंकि आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, 1 लीटर वाटर था, चेंज इतना था, सारी बात आपके सामने है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल यानी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू लें केवल, तो 1 अपॉन बी मॉडुलस इज नोन एज ए कंप्रेसिबिलिटी। तो यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। अब मॉडुलस में माइनस साइन छोड़ दीजिए, और क्या मतलब है, और बी की वैल्यू रख दीजिए। तो पी आप जानते थे बी कितना होता था, अगर विदाउट साइन की बात करें तो -P अपॉन डेल्टा V, V की बात है तो B कितना हो जाएगा, -PV डेल्टा V। तो B मॉडुलस कितना हो जाएगा, माइनस साइन छोड़ दीजिए, तो BV अपॉन डेल्टा V। और इसी वैल्यू को यहां पर डेल्टा V अपॉन PV लिख दिया है। ये 1 अपॉन है, ये B की वैल्यू है, इस B की वैल्यू यहां डालेंगे तो PV अपॉन डेल्टा V आ जाएगा। और कंप्रेसिबिलिटी को हम T से शो कर रहे हैं, क्यों, K से शो कर रहे हैं, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या है, न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशंस क्या है, M-1 LT -2। द बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसको भी देखिए इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यंग मॉडुलस सबके लिए डिफाइन नहीं था, केवल सॉलिड के लिए डिफाइन था। बल्क मॉडुलस हमारा तीनों के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के लिए। और द वैल्यू ऑफ बी फॉर सॉलिड इज मच लार्जर, सॉलिड की वैल्यू लिक्विड की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है, एंड लिक्विड की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है गैसेस से। तो बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम, और गैसेस का उससे कम हो जाएगा। तो द सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड हमारा लीस्ट कंप्रेसिबल है, वाइल गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल। ये बात समझ में आती है। आइए एक छोटा सा सवाल बनाते हैं और देखिए कितने आसानी से सब बनेंगे। लिखा है व्हाट इज द डेंसिटी, अब देखिए डेंसिटी की बात कर रहा है, ऑफ लेड अंडर ए प्रेशर ऑफ दिस वन। If the bulk modulus of the lead is 8 into 10 की पावर 9 and initially the density of the lead is this one, हम ये जानते थे कि जो फॉर्मूला अभी देखा है, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस डेल्टा P अपॉन B। अभी आपसे हमने कहा था कि हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है और एग्जाम में आपके आ सकता है। तो ये 11.4 रहा, 1 प्लस डेल्टा P 10 की पावर 8 अपॉन B 8 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको सॉल्व किया जाए तो रो डैश की वैल्यू हो जाएगी 11.6
1.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका देखिए आंसर आ गया कि अब डेंसिटी कितनी हो जाएगी 11.69, यही पूछा था। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लेड अंडर ए प्रेशर, इतना प्रेशर देंगे तो नई डेंसिटी आपको इतनी मिल जाएगी। इसको नोट कर लें, अगला एक न्यूमेरिकल बनाते हैं बेटा। तो बहुत आराम से इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से होगा, नोट्स बनाते रहिए और छा जाइए। द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, बी दे रखा है वाटर के लिए। फाइंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी, हमें मालूम है कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है के, कंप्रेसिबिलिटी जिसे हम के से कह रहे थे, वो बल्क मॉडुलस 1/b होती है। न्यूमेरिक वैल्यू बात करो तो ये वैल्यू होती है। तो यहां पर बच्चों देखिए, क्योंकि इन्होंने सेकंड वाले में पूछा है कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर, तो हम लोग यहां बी की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकालते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए बी हमको दे रखा है 2.3 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एटमॉस्फेयर वाले में चेंज करें बल्क मॉडुलस, तो 2.3 इंटू 10 की पावर 9 को हम डिवाइड करेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से, तो व्हाट वी विल गेट 2.27 इंटू 10 की पावर 4 ATM। अब यहां पर वैल्यू इसमें हम डाल देते हैं जिससे आंसर भी इसी में दे पाए। तो ये रहा 2.27 इंटू 10 की पावर 4 ATM के अंदर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 4.4 इंटू 10 की पावर -5 एटमॉस्फेरिक -1। अब कंप्रेसिबिलिटी निकल आई। दूसरी बात करते हैं जहां पर ये बोल रहा है हाउ मच प्रेशर इन एटमॉस्फेयर इज नीडेड टू कंप्रेस ए सैंपल ऑफ वाटर बाई 0.1%। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू हमको 0.1% दे रखी है। इसका मतलब है -0.001, माइनस इसलिए कि डेल्टा V अपॉन V माइनस होगा विद साइन जब रखेंगे। और डेल्टा P कितना आ जाएगा? B इंटू माइनस डेल्टा V अपॉन V, और ये वैल्यू हो गई 2.27 इंटू 10 की पावर 4 ATM में, और ये वैल्यू हो गई 0.001। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 ATM, आपका आंसर आ गया। तो यहां पर देखिए ये एटमॉस्फेयर्स लिख दिया है, इसलिए ATM में हमको इसको चेंज करना पड़ गया, वरना हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा मांग लिया है प्रेशर को ATM में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। खैर, इसको आप नोट कर पाइए। अगला एक सवाल और लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलिए अगले कदम पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर लिखा है व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर under pressure of 100 ATM if the compressibility of water दे रखा है पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए यहां पर जो बल्क मॉडुलस है B, उसकी वैल्यू मैं मॉड्यूल लगा देता हूं, कंप्रेसिबिलिटी लिख दीजिए, कंप्रेसिबिलिटी क्या लिख गए, और वैल्यू हो गई 1/K के बराबर। ठीक, अब यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई? 1/ कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -5 विच इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 की पावर 5 ATM, और न्यूटन मीटर स्क्वायर में निकालना हो तो 0.25 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2.533 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बल्क मॉडुलस। यहां वॉल्यूम कितना दिया था? 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर की। अंडर प्रेशर 100 ATM,
तो यहां पर जो प्रेशर है वो 100 ATM का है। 100 ATM का मतलब 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.013 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी वाला। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं और हम जानते हैं कि 1/b की बात करें तो इसे k लिख सकते हैं, एक दूसरे को उल्टे चलते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन रो इंटू V। रो की जगह प्रेशर है, P इंटू V। तो यहां से डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई? PV अपॉन B। PV अपॉन, इसको देखें, अपॉन B। तो 1.013 इंटू 10⁷ इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2.533 इंटू 10⁹ और ये डेल्टा V यानी डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना आएगा? 0.4। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर में 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका आंसर। तो डेल्टा V की वैल्यू ये बन जाएगी। तो इस तरह से सवाल कर सकते हैं। मैं हटता हूं, आप नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूं जिससे आप इसको पकड़ सकें। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं जिससे आप पूरी बात को अच्छे तरीके से बेटा नोट कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आप नोट कर पाए होंगे और ये चालू हो जाता है अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या है कि यहां पर एक ब्लॉक लेते हैं आप और उसके सरफेस पर आप सरफेशियल फोर्स लगाते, टेंजेंशियली। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर ऐसा ब्लॉक ले रहे हैं, सपोज ये क्यूबिकल ब्लॉक है और ऊपर फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं इसको, तो फोर्स लगाएंगे तो नीचे वाली जो बेस है वो तो मूव नहीं करेगा, ये लेकिन हल्का सा स्लैंट हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा जोर लगाने पर। तो यही फोटो यहां बनी है कि इस तरह का ब्लॉक समझें और टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये देखिए ऊपर एफ, ये एफ है, तो ये ऊपर वाली फेस थोड़ी सी आगे खिसक गई, नीचे वाला वहीं पर जमा हुआ है। ये सिचुएशन है और इससे हम लोग निकालते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। तो वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, शेप चेंज होगा, चेंज इन शेप बट इट्स वॉल्यूम इज सेम, और द बॉडी सेड टू बी शेयर्ड। इसको हम बोलते हैं कि बॉडी शेयर्ड हो गई, यानी कि शेप उसका बदला हुआ है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस का मामला आता है। नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन के, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। अब यहां पर देखिए ईटा की वैल्यू लिखते हैं एफ अपॉन ए, जो कि होता है शेयरिंग स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या रहा? के डैश, ये डेल्टा एल अपॉन के एन। तो ये आपकी एल थी, तो इसकी डेल्टा एल अपॉन एल, ये के डैश अपॉन के एन। और यहां पर ध्यान से देखिए, तो अगर यहां टेन थीटा ले लेंगे तो आप जानते हैं कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर के डैश अपॉन बेस होती है विच इज के एन। तो यही वैल्यू यहां पर लिखी है, और क्योंकि थीटा काफी छोटा होगा तो इसको थीटा के बराबर भी रख सकते हैं, टेन थीटा को। अब इसी वैल्यू को, इस थीटा को रिप्लेस कर दिया यहां पर, तो ईटा इज इक्वल टू एफ ए अपॉन थीटा हो गया, और एन को लिख दिया एफ अपॉन ए थीटा। अब यहां पर क्योंकि टेन थीटा को के डैश अपॉन के एन लिख सकते थे, और के डैश की वैल्यू यहां पर देखिए डेल्टा एल है, ये वैल्यू, और ये एल है, तो डेल्टा अपॉन एल को यहां रिप्लेस कर देंगे थीटा की जगह। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, एल ऊपर चला गया। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। व्हाट इज ईटा? ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इसको आपको पकड़ के रखना फॉर्मूले के तौर पर, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो सभी की आ रही है, डायमेंशन ml-1 t-2। शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बोलते हैं शेयर मॉडुलस भी,
जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ये नॉर्मली यंग मॉडुलस से कम होता है और अधिकतर मटेरियल के लिए y/3 के बराबर होता है। जनरली लेस देन द यंग मॉडुलस फॉर मोस्ट मटेरियल ईटा इज इक्वल टू y/3। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका शेयर मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये यंग मॉडुलस से कम होगा, नॉर्मली 1/3 रहता है। और देखिए शेयर मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जैसे यंग मॉडुलस आपका डिफाइन था सॉलिड के लिए, ऐसे ही शेयर मॉडुलस सॉलिड के लिए, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में आप ऐसे लगाएंगे तो वो अपना शेप क्या वो लगा ही नहीं पाएंगे, वो तो लिक्विड तो बह जाएगा और गैस तो गैस ही है, जान ही रहे हैं। ए सॉलिड विल हैव ऑल द 3 मॉडुलस, जो सॉलिड होता है उसके पास तीनों मॉडुलस हैं, वाई, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बट इन केस ऑफ लिक्विड और गैस ओनली बी कैन बी डिफाइंड as liquid or gas cannot be framed into a wire or no shear force can be applied on them। तो आप जो लिक्विड एंड गैस हैं उनके लिए केवल बी ही आता है, वाई एप्लीकेबल नहीं है, और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी डिफाइन नहीं है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कहीं नोट कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में और इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसके न्यूमेरिकल कुछ देख लेते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ जाए। ए 4 सेंटीमीटर क्यूब हैज इट्स अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाय 0.1 मिलीमीटर बाय ए टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 8 के न्यूटन। कैलकुलेट द शेयर मॉडुलस ऑफ द क्यूब। तो शेयर मॉडुलस की वैल्यू होती है FL अपॉन A इंटू डेल्टा L। अभी हम लोगों ने देखा था, वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स लगावे 8000 न्यूटन है। तो यहां पर देखिए हम लोग ये 8 न्यूटन की जगह CGS सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, बाकी फिगर वैसी दे रखी है। तो 8 इंटू 10 की पावर 3 तो न्यूटन में आया, और इसको डाइन में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। ये कौन सी यूनिट आ गई है इस समय? डाइन। मैं लिख दूं जैसे आप कंफ्यूज ना हो। फिर लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ 4 सेंटीमीटर है इस समय। आप इसको चाहें तो SI सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी फिगर्स क्योंकि CGS में थी तो CGS में डाल दीजिए, जल्दी निकल आएगा। एरिया की बात करते हैं तो एरिया हो जाएगा 16 डेल्टा L कितना है? 0.1। तो मैं डेल्टा L लिख देता हूं पहले। डेल्टा L की वैल्यू है 0.1 mm, यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये तो L की वैल्यू हो गई 0.01 सेंटीमीटर, और जो एरिया है यहां पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 16। अब यहां पर देखिए क्यूब लिखा है, तो क्यूब का एरिया कितना होगा जब क्यूब आप बनाएंगे? ये देखिए ऐसे मान लीजिए क्यूब बनाया आपने, तो इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ इंटू लेंथ आ जाएगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी होगी? L स्क्वायर। दिस इज द एरिया, और लेंथ इंटू लेंथ का मतलब क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर की बात करें तो 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप वैल्यू रख दोगे 16। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर 10 डाइन अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका ईटा की वैल्यू आ गई, जो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इन CGS सिस्टम। इसको नोट कर लें, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक अगले क्वेश्चन लेते हैं और जो इसमें हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर is subjected to a shearing force on its narrow surface of magnitude this one. The lower edge is riveted, मतलब लोअर जो इसका बेस है उसको जाम कर दिया है, रिविट लगा दी टू द फ्लोर एज शोन इन द फिगर। हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड? इसका अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा, इसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। इफ द शेयरिंग मॉडुलस ऑफ लेड इज दिस वन। हमको बेसिकली यहां पर ये डेल्टा L निकालना है, ये इसकी ये बात कर रहे हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। L कितना दे रखा है? L दे रखा है 50 सेंटीमीटर की साइड है।
अगर हम एसआई सिस्टम में मीटर में चेंज करें तो 10 - 2 मीटर हो गया। ईटा की बात करें तो 5.6 इंटू 10⁸ पास्कल बोला है। और फोर्स कितना है? 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ द फेस जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया है। तो एरिया ऑफ द फेस जिसपे ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, वो एरिया कितना हो गया? 50 इंटू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी मीटर में हो गया 0.05 मीटर स्क्वायर। अब ईटा की बात करते हैं। ईटा की वैल्यू है एफ एल, और ये यहां पर जो लगाएंगे एफ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये जो फॉर्मूला था कहां गया? ये एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। यहां से बात अगर करें डेल्टा एल की, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एल अपॉन ईटा इंटू ए। अब एफ एल की वैल्यू डालो, एफ है 9 इंटू 10⁴, लेंथ थी 50 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ईटा की वैल्यू दे रखी थी 5.6 इंटू 10⁸। ये देखिए, और वैल्यू कितनी रही? एरिया की बात करें तो 0.05। ये, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहां तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आपका यहां पर आंसर रहा। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे चलते हैं बेटा। अब आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलते हैं। तो क्या है? फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला, टेम्परेचर। ऑलमोस्ट फॉर ऑल मटेरियल्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी आपकी कम हो जाती है नॉर्मली। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन द टेम्परेचर। एक ऐसा एलॉय है इनवार, जिसको टेम्परेचर बढ़ाने पर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पूछ लिया जाता है। एलॉय इनवार क्या है? एलॉय ऑफ आयरन दैट एक्सपेंड्स वेरी लिटिल व्हेन हीटेड। इट कंटेन्स 64% आयरन एंड 36% निकल। तो इस पे लगभग रिमेन्स अनचेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बदलने पर इनवार पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वैसे आप जब भी टेम्परेचर राइज करेंगे, इलास्टिसिटी विल डिक्रीज। इसको अपने दिमाग में रखें। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज। द एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज अफेक्ट्स द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब वो इंप्योरिटीज कैसी हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। और लिखा है ना कि वेदर इंप्योरिटीज आर देमसेल्व्स मोर और लेस इलास्टिक और नॉट। व्हेन कार्बन इज एडेड टू आयरन एंड पोटेशियम टू गोल्ड, देयर इलास्टिसिटीज आर स्ट्रेंथेंड। तो ये डिपेंड करता है कि इंप्योरिटीज जो मिला रहे हैं उसकी इलास्टिसिटीज ज्यादा है कि कम। उसी हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट जो आपका मिलेगा वो आपके हाथ आएगा। इफेक्ट ऑफ एनियलिंग। भाई एनियलिंग का मतलब है हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली। धीरे धीरे गर्म करें, धीरे धीरे ठंडा करें।
लार्ज क्रिस्टल्स गेन्स आर फॉर्म्ड, लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिससे कि आपकी इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाती है। जहां पर लार्ज क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगी, जहां पर स्मॉल क्रिस्टल फॉर्मेशंस होंगे वहां पर इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी। अगली बात है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। आप हैमर करते हैं या रोल करते हैं, उससे क्रिस्टल्स छोटे छोटे बन जाते हैं टूट के। बाय हैमरिंग एंड रोलिंग क्रिस्टल ग्रेन्स ब्रेकअप इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज कर जाती है हैमरिंग से या रोलिंग से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आपके लिए समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो ये क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अच्छा, उससे पहले एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। यहां पर ग्राफ नहीं दिया है तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहां पर ग्राफ हट गया है लगता है टाइपिंग में। इस तरह का ग्राफ है, देखिए ये एक तरफ देखिए स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस है ना। और यहां पर 2 टेम्परेचर ऐसे दिए हैं, T2 और ये है T1। तो कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ए मेटेलिक वायर इज शोन, ये शोन है। 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, विच टेम्परेचर इज हाई, T1 और T2। देखिए क्या होता है, हमने अभी क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी हमारी कम होती है। और इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी अगर हमारा स्ट्रेस वाई एक्सेस पर है और स्ट्रेन हमारा एक्स एक्सेस पर है तो ये स्लोप होता है ग्राफ का। अब यहां पर देखिए ये उल्टा है, स्ट्रेस ऊपर नहीं है, स्ट्रेन ऊपर है। तो यहां पर जो स्लोप निकलेगा वो E का 1 अपॉन आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज इक्वल टू E। आप समझ पाए होंगे स्लोप ऑफ ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। और जब स्ट्रेन स्ट्रेस की बात होगी तो इसको 1 अपॉन करना पड़ जाएगा आपको, तभी ये E के बराबर होगा। ये तो आप पकड़ पा रहे होंगे। तो यहां पर अगर जिसका स्लोप ज्यादा उसका E कम है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है T2 का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ T2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T1 इस ग्राफ में। तो इसका उल्टा E रहेगा, यानी E ऑफ T2 इज लेस देन E ऑफ T1। इसका क्या मतलब है, अब देखिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर इलास्टिसिटी घटती है, तो टेम्परेचर का रिश्ता क्या हो जाएगा, फिर इसका पलट, यानी E ऑफ T2 छोटा है तो T2 बड़ा हो जाएगा। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या है ये समझ पाए हैं? तो यहां पर T2 ज्यादा T1 कम। फिर से एक बार बता रहा हूं, ऐसे कंफ्यूजन में वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन होता है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, लेकिन यहां उल्टा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी कम। जिसका स्लोप उल्टा है ना, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी कम, तो इसकी इलास्टिसिटी कम तो टेम्परेचर ज्यादा, इसकी इलास्टिसिटी इसकी अपेक्षा ज्यादा तो टेम्परेचर T1 कम। तो T2 इज मोर देन T1। तो T2 इज विच टेम्परेचर इज हाई, T2 इज हाई, हायर देन T1। ये आप समझ गए होंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डिटेल में समझाया, और इस तरह से सरल भाषा में समझना चाहे तो पकड़ के रखें। स्लोप होता तो पकड़ते, वरना इसका उल्टा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका E कम। E कम का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा। बात खत्म हो गई। इस तरह से सवाल कर सकते हैं, इसको पकड़ पाए होंगे। अब आ जाता है आपके लिए 3 क्वेश्चन चैलेंज। और ये आप आज अगर चीजों को समझे हुए हैं तो आपके
मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, देखते हैं आप कितना आंसर कर पाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन चैलेंज चैप्टर 12 पार्ट 2, जैसे कि आपका आंसर पोस्ट करना हो तो इस नाम से मैं कर सकूं कि ये चैप्टर का ये पार्ट है। पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स को पोस्ट कीजिए, सॉल्व करने लगे आप तुरंत सॉल्व कीजिए, वीडियो देखा आपने। फॉर आंसर ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आंसर जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अरविंद एकेडमी नीट वाले को, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं हट जाता हूं जैसे पूरा क्वेश्चन आप देख पाए, मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे, और 4-5 सेकंड का मैंने गैप दे दिया है जिससे आप इसको पॉज करके बढ़िया से कर सकते हैं। अब यहां पर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ये सेकंड क्वेश्चन है, यहां भी मैं करीब करीब आपको 5 सेकंड दे देता हूं जिससे आराम से आप इसको पॉज करके समझ पाए या कर पाए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में बेटा, और ये तीसरा क्वेश्चन है, यहां भी 5 सेकंड ले लीजिए जैसे पॉज करने का पूरा आपको मौका मिल जाए और इसको आप नोट डाउन कर सकें। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट किया होगा, इसका आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने शुरू हो जाएं, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।